नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की गहराई से पड़ताल करेंगे। जी, हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया एक बेहतरीन स्लाइड डेक है, जिसमें एसएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं के नजरिए से सबसे जरूरी जानकारी दी गई है। हमारा लक्ष्य इन ऐतिहासिक बदलावों को सरल भाषा में समझना है, ताकि परीक्षा के लिए तैयारी मजबूत हो सके। तो चलिए अनुच्छेद 368 से शुरू करते हैं, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। बिल्कुल। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान संशोधन के एक दृष्टि में। इसमें हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति और भारतीय राजनीति में आए ऐतिहासिक बदलावों का विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संविधान संशोधन होता क्या है। समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से संविधान में जो बदलाव किए जाते हैं, उन्हें ही संशोधन कहते हैं। और परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है अनुच्छेद 368। बिल्कुल, इसे याद कर लीजिए। यही वो अनुच्छेद है जो हमारी संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार देता है। सीधा सीधा सवाल बनता है कि संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो जवाब है 368। और ये स्लाइड एक क्विक रिवीजन की तरह है। जी, ताकि कम समय में महत्वपूर्ण बदलावों को समझा जा सके। चलिए, तो अब आते हैं पहली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 की। इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि संबंधी विधियों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्रदान किया गया और सामाजिक उत्थान हेतु अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। जी, तो ये संशोधन आजादी के तुरंत बाद 1951 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार, मतलब लैंड रिफॉर्म्स को लागू करना। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, है ना? हाँ, दिक्कत ये थी कि संपत्ति का अधिकार तब मौलिक अधिकार था, तो भूमि सुधार कानूनों को जमींदार लोग अदालत में चुनौती दे रहे थे। इसी से बचने के लिए 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल जोड़ी गई अच्छा। दी जा सकती, मतलब उसे न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा मिल गई। एक तरह की कानूनी ढाल। बिल्कुल, और साथ ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। एग्जाम अलर्ट, ये संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था। जी, ये तथ्य अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 7वें संविधान संशोधन 1956 की। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों की पुरानी श्रेणियों क, ख, ग, घ को समाप्त किया गया और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस संशोधन का सबसे बड़ा कारण था राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, मतलब भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए गए। पहले तो राज्यों को ए, बी, सी, डी जैसी श्रेणियों में बांटा गया था। राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये संख्या परीक्षाओं में सीधी पूछी जाती है, तो इसे जरूर याद रखें। अच्छा, और ये किस आयोग की सिफारिशों पर हुआ था? एग्जाम अलर्ट, ये पूरा काम फजल अली आयोग के सिफारिशों पर आधारित था। ये नाम बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लें, फजल अली आयोग। बिल्कुल। अब हम आते हैं उस दौर में जब विदेशी क्षेत्रों का भारत में विलय हो रहा था। इस स्लाइड में हम बात करेंगे विदेशी क्षेत्रों का भारत में विलय और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की। 10वां संशोधन 1961 दादर एवं नागर हवेली, 12वां 1962 गोवा, दमन और दीव और 14वां 1962 पुडुचेरी। जी, ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग-अलग समय पर विदेशी शासन वाले क्षेत्रों भारत का हिस्सा बने। सबसे पहले 10वां संशोधन 1961। इसके तहत पुर्तगाल से आजाद हुए दादर और नागर हवेली को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और फिर गोवा। हाँ, फिर 12वां संशोधन 1962। इसके तहत गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया गया। और उसी साल 14वें संशोधन से फ्रांस के कब्जे वाले पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया। इस फिगर में भारत के नक्शे पर इन तीनों जगहों को दिखाया भी गया है। जी, और एक अतिरिक्त जानकारी जो एग्जाम अलर्ट है वो ये कि 14वें संशोधन में ही पुडुचेरी के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई थी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यायपालिका और विशेष अधिकारों पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 15वें 1963 और 26वें 1971 संशोधन की। 15वें में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई और 26वें में राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।
देखिए, 15वां संशोधन 1963 ये तो सीधा और तथ्यात्मक है। हाईकोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 साल कर दी गई। सिंपल। लेकिन 26वां संशोधन वो तो बहुत ऐतिहासिक था। बहुत ज्यादा। इसने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। प्रिवी पर्स क्या था? ये आजादी के समय राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्ते और अधिकार थे। और इसे खत्म क्यों किया गया? समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। संदेश ये था कि कानून के नजर में कोई राजा या विशेष नागरिक नहीं है, सब बराबर हैं। एग्जाम अलर्ट। प्रिवी पर्स से जुड़ा प्रसिद्ध मामला है माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ। सही। अब बात करते हैं संसद की शक्ति और उसके विस्तार की। इस स्लाइड में हम देखेंगे 24वां 1971 और 31वां 1973 संशोधन। 24वें ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया और 31वें ने लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। जी। 24वां संशोधन 1971 इसने संसद की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। इसने ये स्थापित किया कि संसद मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है। ये तो एक बड़े टकराव का नतीजा था, है ना? बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट। यह संशोधन गोलकनाथ मामले के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। अच्छा, और 31वां संशोधन? 31वां संशोधन 1973 लोकसभा की सीटों से जुड़ा है। इस फिगर में दिखाया भी गया है कि कैसे सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हुई। वर्तमान में भी यही प्रभावी संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के पुनर्गठन की। 27वां संशोधन 1971 मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश बनाया गया और 35वां 1974 सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया। जी, यह स्लाइड पूर्वोत्तर भारत के गठन को दर्शाती है। 27वें संशोधन 1971 से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यूटीज बने। ये तो सीधा है। लेकिन 35वां संशोधन सह राज्य वाला, वो काफी अनोखा है। हाँ, बहुत अनूठा है। इसके द्वारा सिक्किम को एक विशेष दर्जा सह राज्य या एसोसिएट स्टेट दिया गया। ऐसा दर्जा किसी और राज्य को कभी नहीं मिला। को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। एकदम सही। परीक्षा में 35वें और 36वें दोनों संशोधनों से सवाल आते हैं और अक्सर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो 35वां मतलब सहराज्य और 36वां मतलब पूर्ण राज्य। अब हम आ गए हैं सबसे बड़े संशोधन पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 42वें संशोधन 1976 की, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। ये अब तक का सबसे बड़ा और विवादास्पद संशोधन है। इसे मिनी संविधान इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने संविधान के बहुत बड़े हिस्से को बदल दिया था। प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द और इनका क्रम परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक नया भाग 4A जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज रखे गए। और ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? एग्जाम अलर्ट। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये नाम बार बार पूछा जाता है, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए 42वें संशोधन के कुछ और प्रशासनिक बदलावों को देखते हैं। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया और लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जी, इस संशोधन ने केंद्र को और शक्तिशाली बनाया। 5 विषय जो पहले सिर्फ राज्यों के अधिकार में थे, उन्हें समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसका मतलब अब उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। हाँ, और टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता। ये 5 विषय हैं: शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। इन्हें याद कर लें। इस फिगर में तराजू के माध्यम से यही दिखाया गया है कि कैसे शक्ति का पलड़ा केंद्र की ओर झुका। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा बदलाव था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करना। इसे, जैसा कि मैंने कहा, इंदिरा गांधी का संविधान भी कहा जाता है। अब इस बड़े बदलाव को ठीक करने के लिए एक और बड़ा संशोधन आया। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 की। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बनाया गया।
राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया और लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। जी, ये संशोधन 42वें संशोधन के बहुत से प्रावधानों को पलटने के लिए लाया गया था। ये एक तरह से कोर्स करेक्शन था। सबसे बड़ा बदलाव तो संपत्ति के अधिकार को लेकर था। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार बन गया। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बदलकर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। और कार्यकाल भी वापस 5 साल का कर दिया गया। जी, लोकसभा का कार्यकाल वापस 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। एग्जाम अलर्ट, ये संशोधन जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा लाया गया था। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब तक हमने जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला 1951 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 7वां 1956 राज्य पुनर्गठन, 42वां 1976 प्रस्तावना कर्तव्य समवर्ती सूची और 44वां 1978 संपत्ति अधिकार हटाया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये चेकलिस्ट परीक्षा से ठीक पहले दोहराने के लिए बहुत उपयोगी है। पहला संशोधन भूमि सुधार से, 7वां राज्यों के भाषाई पुनर्गठन से, 42वां सबसे व्यापक है, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और समवर्ती सूची, और 44वें ने संपत्ति के अधिकार को हटाया और आपातकाल के प्रावधानों को बदला। एग्जाम अलर्ट, इन संशोधनों को उनके वर्ष के अनुसार क्रम में याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न अक्सर आते हैं। तो ये थी भारतीय संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे पहले संशोधन से लेकर 44वें संशोधन तक देश की राजनीति और समाज की जरूरतों ने संविधान को एक नया आकार दिया। बिल्कुल, और आज की चर्चा से परीक्षा में कई तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसे संशोधन संख्या को उसके वर्ष से मिलाना, या किस संशोधन का संबंध किस विषय से है, जैसे 7वां संशोधन और राज्यों का पुनर्गठन, या फिर ये कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। हाँ, या फिर स्वर्ण सिंह समिति या फजल अली आयोग का संबंध किससे है। इस तरह के सवाल बहुत आम हैं। और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल, संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है जो समय के साथ बदलता है। इन संशोधनों को देखने के बाद ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में समाज की जरूरतों के हिसाब से और कौन से बड़े बदलाव संविधान में देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की गहराई में उतरेंगे। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने हमारे देश की राजनीति, समाज और हमारे अधिकारों को एक नया आकार दिया है। बिल्कुल, ये संशोधन सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत की यात्रा की कहानी बताते हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधनों की सूची है, जो 52वें संशोधन से लेकर 97वें संशोधन तक फैली हुई है। हमारा मिशन इन जटिल संशोधनों को सरल भाषा में समझना है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जी, और एसएससी, रेलवे या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 52वें और 61वें संविधान संशोधन की। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी प्रावधान लागू और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संसद और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के नियम तय किए गए और अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन किया गया। फिर है 61वां संविधान संशोधन 1989, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला, और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 52वें संशोधन से शुरू करते हैं। इसे दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। ये आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए था, है ना? बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी चुनावा प्रतिनिधि, मतलब सांसद या विधायक, अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में न जा सके। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके लिए संविधान में एक नई सूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जवाब है दल बदल कानून से।
ठीक है। और फिर आया 61वां संशोधन। हाँ, ये संशोधन सीधे तौर पर देश के युवाओं से जुड़ा है। इस ऐतिहासिक संशोधन के द्वारा वोट देने की जो न्यूनतम आयु थी, वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। अच्छा, 21 से सीधा 18। जी, इसका उद्देश्य था देश के शासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। याद रखें, साल था 1989 और संशोधन था 61वां। तो यहाँ से दो सीधे सवाल बनते हैं, हाँ। है ना? दल बदल कानून किस अनुसूची में है? उत्तर है 10वीं अनुसूची, और मतदान की आयु किस संशोधन द्वारा घटाई गई? 61वें संशोधन द्वारा। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 69वें, 70वें और 71वें संविधान संशोधन की। जी। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इसकी एक ट्रिक भी है, नमक। जी, तो 69वां संशोधन, इसने दिल्ली को एक विशेष पहचान दी। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर बनाया गया। और यहाँ विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। बिल्कुल, ये दिल्ली के प्रशासन के लिए एक मील का पत्थर था। फिर आता है 70वां संशोधन, जो एक तरह से 69वें का ही अगला कदम था। वो कैसे? देखिए, जब दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाएं बन गई, तो इस संशोधन ने उनके चुने हुए सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया। समझ गई। और फिर 71वां संशोधन जो भाषाओं से जुड़ा है। हाँ, ये भाषा से जुड़ा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। इस संशोधन के द्वारा इसमें 3 और भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली शामिल की गई। और इन्हें याद रखने की ट्रिक है नमक। सही कहा, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो एक बात ध्यान रखने वाली है, ये तीनों संशोधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 69वें ने दिल्ली को एनसीआर बनाया और 70वें ने उसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की शक्ति दी। और नमक ट्रिक तो है ही। अब बात करते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन की। जी। 73वां संविधान संशोधन 1993 देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संविधान संशोधन 1993 शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकाय संबंधी प्रावधान, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये दोनों संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव हैं, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, और दोनों 1993 में लागू हुए। तो पहले 73वें की बात करते हैं। जी, इसका संबंध है गांवों से। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, मतलब अब पंचायतों का चुनाव कराना और उन्हें अधिकार देना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। और इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हाँ, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यों का उल्लेख है, 29 कार्य। और 74वां संशोधन शहरों के लिए था। बिल्कुल, इसका संबंध शहरों से है। इसने नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। और इसके लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें शहरी निकायों के 18 कार्यों का उल्लेख है। तो इसे याद रखना बहुत आसान है। 73वां संशोधन गांव से जुड़ा है और 11वीं अनुसूची। और 74वां संशोधन शहरों से और 12वीं अनुसूची दोनों 1993 में। अब हम आ गए हैं अपनी अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 86वें और 84वें संविधान संशोधन की। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता, इसे अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया। फिर है 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने हेतु ये कदम उठाया गया। तो 86वां संशोधन ये शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। जी। इसके द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। जी, अनुच्छेद 21A। इसे जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 21A। ये हर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और 84th संशोधन, इसने सीटों की संख्या को फ्रीज क्यों कर दिया? देखिए, इस संशोधन ने लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सीटों के नुकसान का डर ना हो। एक तरह का प्रोत्साहन था ये। अच्छा, तो ये वजह थी। हाँ मतलब अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। हाँ, और इसे 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 91वें और 92वें संविधान संशोधन की। 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं शामिल की गईं: बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, जिससे 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। जी, तो 91वां संशोधन, इसने केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया। अब मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मिलाकर सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों किया गया? ये राजनीतिक स्थिरता लाने और अनावश्यक खर्च रोकने के लिए किया गया था, जिसे जंबो कैबिनेट कहते हैं, उसे रोकने के लिए। ठीक है। और 92वां संशोधन, ये फिर से भाषाओं से जुड़ा है? सही। 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गईं: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो परीक्षा के लिए याद रखना है कि 15% की सीमा 91वें संशोधन से आई। बिल्कुल। और 92वें संशोधन से जुड़ी 4 भाषाओं को याद रखने का एक छोटा तरीका है BDMS। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। BDMS ये भी अच्छा है। अब हम अपनी सूची के अंतिम दौर में आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 93वें, 95वें, 96वें और 97वें संशोधनों की। पहले आरक्षण संबंधी संशोधन 93वां 2005 में शिक्षण संस्थानों में SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, और 95वां 2009 में लोकसभा विधानसभाओं में SC, ST सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। फिर भाषा और सहकारिता पर 2011 में 96वां उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया, और 97वां सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और नया भाग 9 ख जोड़ा गया। जी, तो इसमें कई चीजें हैं। 93वां संशोधन 2005, इसने सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IITs और IIMs में SC, ST और OBC छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार दिया। और 95वां संशोधन 2009, देखिए, लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST समुदायों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं, ये संशोधन उस आरक्षण की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक है। और फिर 96वां संशोधन, ये तो एक नाम का बदलाव है। हाँ, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव था। इसने 8वीं अनुसूची में ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। और आखिर में 97वां संशोधन, जी, 2011 का। इसने सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9 ख जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को मजबूत और स्वायत्त बनाना था। तो परीक्षा के लिए 97वां संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है ना? हाँ, सवाल सीधा आता है, सहकारी समितियों से कौन सा भाग जुड़ा है? उत्तर है भाग 9 ख। बहुत खूब। तो आज हमने एक त्वरित पुनरीक्षण किया है। जी, 52वां दल बदल से, 61वां वोटिंग उम्र 18 साल करने से, 73वां और 74वां पंचायत और नगर पालिका से, 86वां शिक्षा के अधिकार से, 91वां मंत्रियों की 15% सीमा से और 97वां सहकारी समितियों से संबंधित हैं। ये मुख्य बिंदु हैं। इन विषयों से परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्न, जिसमें एक तरफ संशोधन संख्या और दूसरी तरफ उसका विषय दिया होगा। अच्छा। दूसरे सीधे प्रश्न, जैसे किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 की गई। और तीसरे कथन आधारित प्रश्न, जिसमें संशोधन के बारे में 2-3 वाक्य दिए होंगे और आपको सही या गलत कथन पहचानना होगा। बहुत खूब। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है, जो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से लगातार विकसित होता रहता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि भविष्य में, जैसे 2026 के बाद, सीटों की संख्या को लेकर संविधान में और क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार।
आज हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और नवीनतम संशोधनों की गहराई में उतरेंगे, खासतौर पर 99 से 126 संशोधन तक। जी ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य इन संशोधनों को सरल भाषा में समझना है, ये जानना है कि ये क्यों किए गए और हाँ, परीक्षा में इनसे जुड़े कैसे सवाल आ सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण नवीनतम संशोधनों के परिचय की। पहला बिंदु है कि ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, एसएससी, रेलवे या यूपी की कोई भी परीक्षा हो, संविधान के हाल के संशोधनों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद 368 के तहत किए गए बदलाव। जी, अनुच्छेद 368 यह संविधान का वो हिस्सा है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ये याद रखना जरूरी है कि सारे बदलाव इसी प्रक्रिया के तहत होते हैं। और तीसरा बिंदु हमारे आज के विश्लेषण का दायरा बताता है। हम 99 से लेकर 126 संशोधन तक हर एक को क्रम से समझेंगे। और यहाँ नीचे एक एग्जाम अलर्ट भी दिया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम अलर्ट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 अनुच्छेद 368 में दी गई है। ये एक सीधा तथ्य है जिस पर अक्सर प्रश्न बनता है। भाग और अनुच्छेद दोनों याद रखने हैं। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 99वें संविधान संशोधन की, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से संबंधित है। जी। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। पहला, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान। दूसरा, कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर NJAC का गठन। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बाद में असंवैधानिक घोषित किया। हाँ, तो देखिए, इस संशोधन का उद्देश्य था जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलना। पहले से जो कॉलेजियम प्रणाली चली आ रही थी उससे। बिल्कुल। कॉलेजियम प्रणाली में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ही दूसरे जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते थे। सरकार का मानना था कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। और इसी की जगह सरकार NJAC लाई। एकदम सही। सरकार NJAC लाई, जिसमें न्यायपालिका के साथ साथ कार्यपालिका के सदस्य जैसे कानून मंत्री वो भी शामिल थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक तरह का हमला माना और इसी आधार पर इसे रद्द कर दिया। अच्छा, और यहाँ का एग्जाम अलर्ट तो बहुत ही खास है। जी, ये फैक्ट बहुत यूनिक है। एग्जाम अलर्ट ये एकमात्र संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः रद्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। परीक्षा में सीधा सवाल आ सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। तो उत्तर होगा 99वां संशोधन। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 100वें संविधान संशोधन की, जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से जुड़ा है। इसके पॉइंट्स हैं: भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता किया गया, बांग्लादेश को 111 विदेशी अंतः क्षेत्र सौंपे गए और भारत को 51 अंतः क्षेत्र प्राप्त हुए। हाँ, तो ये एनक्लेव्स या अंतः क्षेत्र ये ऐसे इलाके होते हैं जो होते तो एक देश के हैं, लेकिन चारों तरफ से दूसरे देश की भूमि से घिरे होते हैं। मतलब वहां रहने वाले लोगों के लिए तो बहुत प्रशासनिक दिक्कतें होती होंगी। बहुत ज्यादा। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए ये समझौता हुआ। भारत और बांग्लादेश ने अपने अपने एनक्लेव्स की अदला बदली की ताकि सीमा सीधी और स्पष्ट हो सके। और ये आंकड़े याद रखने बहुत जरूरी हैं। हाँ। भारत ने 111 एनक्लेव्स दिए और 51 लिए। जी, ये आंकड़े सीधे पूछे जा सकते हैं। और इसका संविधान पर क्या असर पड़ा? एग्जाम अलर्ट यही बताता है। बिल्कुल, एग्जाम अलर्ट। इस संशोधन से पहली अनुसूची राज्यों के क्षेत्र में बदलाव किया गया, क्योंकि जब भी भारत की सीमाओं या राज्यों के क्षेत्रों में कोई बदलाव होता है तो संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित करना ही पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही चर्चित संशोधन पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 101वें संविधान संशोधन की, यानी वस्तु एवं सेवा कर। जी, GST एवं सेवा कर यानी GST को लागू करने हेतु और GST परिषद का गठन, अनुच्छेद 279A। तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जिसने केंद्र और राज्यों के कई पुराने करों की जगह ले ली, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब। और इसका नारा था वन नेशन वन टैक्स। सही कहा। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही अनुच्छेद GST परिषद, GST काउंसिल के गठन का प्रावधान करता है। GST से जुड़े सभी बड़े फैसले यही परिषद लेती है। और एग्जाम अलर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है।
हाँ, एग्जाम अलर्ट। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी। ये अक्सर पूछा जाता है कि किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी बिल को पास किया था, और तारीख भी याद रखनी है, 1 जुलाई 2017। जिसे अब जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 102वें संविधान संशोधन की, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी से संबंधित है। जी। इसके पॉइंट्स हैं: पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और आयोग को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हुईं। देखिए, इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पहले ये आयोग नहीं था क्या? नहीं, आयोग तो था, लेकिन संवैधानिक नहीं था। इसका मतलब है कि अब ये आयोग सीधे संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या जनजाति आयोग करते हैं। और इससे उसकी शक्तियों में क्या फर्क आया? उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां मिल गईं। यानी ये किसी को भी समन भेज सकता है, किसी भी दस्तावेज की जांच कर सकता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और एग्जाम अलर्ट में एक बहुत जरूरी अंतर समझाया गया है। जी, एग्जाम अलर्ट। इससे पहले ये आयोग केवल एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी था। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि इसे संसद के कानून द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये अंतर समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 103वें संविधान संशोधन की, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए, और यह आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों दोनों में लागू है। तो इस संशोधन के द्वारा पहली बार भारत में आरक्षण का आधार आर्थिक बनाया गया। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। और यह 10% आरक्षण शिक्षण संस्थानों में यानी अनुच्छेद 15(6) के तहत, और सरकारी नौकरियों में यानी अनुच्छेद 16(6) के तहत दिया गया है। ये दोनों नए अनुच्छेद याद रखने हैं। और एग्जाम अलर्ट ये स्पष्ट करता है कि यह आरक्षण किसके लिए है। हाँ, एग्जाम अलर्ट। ये आरक्षण केवल उन लोगों के लिए है जो एससी, एसटी या ओबीसी श्रेणी में नहीं आते। यानी ये मौजूदा 50% आरक्षण के अलावा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक अलग कोटा है। ठीक है, अब आते हैं 104वें संशोधन पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 104वें संविधान संशोधन की, जो एससी, एसटी आरक्षण विस्तार और एंग्लो इंडियन से संबंधित है। जी, इसमें दो बड़ी बातें थीं। इसके पॉइंट्स हैं: लोकसभा और विधानसभाओं में एससी, एसटी आरक्षण 10 साल यानी 2030 तक बढ़ाया गया, आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, और अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। तो देखिए, संविधान में एससी, एसटी समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण हर 10 साल में बढ़ाया जाता है। इस संशोधन ने इसे 2020 से 2030 तक बढ़ा दिया। और इसके लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ। सही कहा, लेकिन इसका दूसरा बड़ा पहलू था एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त करना। अच्छा, जो पहले लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे। हाँ, लोकसभा में 2 और कुछ विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे। अब ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो एग्जाम अलर्ट इसी बात को और स्पष्ट कर रहा है। बिल्कुल, एग्जाम अलर्ट। एंग्लो इंडियन मनोनयन नॉमिनेशंस अब लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे याद रखना चाहिए। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 105वें संविधान संशोधन की, जो राज्यों की ओबीसी सूची की शक्ति से जुड़ा है। जी। पॉइंट्स हैं: सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया। ये 102वें संशोधन के बाद उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए लाया गया, और अब राज्य अपनी अलग ओबीसी सूची बना सकते हैं। तो हुआ ये था कि 102वें संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक व्याख्या से ये भ्रम पैदा हो गया था कि राज्यों के पास अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार नहीं है। अच्छा, कि ये अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। हाँ, ऐसा एक भ्रम हो गया था। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए 105वां संशोधन लाया गया। इसने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी खुद की ओबीसी सूची बना सकती हैं। और एग्जाम अलर्ट के हिसाब से इसका भारतीय शासन व्यवस्था पे क्या असर हुआ?
जी, एग्जाम अलर्ट। यह संशोधन संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। संघीय ढांचे का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। चूंकि यह संशोधन राज्यों को शक्ति वापस देता है, इसलिए ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करता है। बहुत बढ़िया। और अब हम आते हैं सबसे नवीनतम संशोधन पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे 126वें संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। एक बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन। इसके पॉइंट्स हैं, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। 1/3 मतलब 33% सीटें। हाँ, लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और ये आरक्षण SC/ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। और इसका एग्जाम अलर्ट भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। हाँ, एग्जाम अलर्ट। नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक था। ये तथ्य इसे और भी खास बनाता है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा विस्तृत विश्लेषण। अब इस अंतिम स्लाइड में हम सभी प्रमुख बिंदुओं का एक संक्षिप्त सार यानी रिवीजन करेंगे। हाँ, एक नजर में देखते हैं। 99वां संशोधन था NJSE से जुड़ा, जिसे रद्द कर दिया गया। 100वां था भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। 101वां था GST यानी वस्तु एवं सेवा कर। 102वां NCBC को संवैधानिक दर्जा। 103वां EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। 104वें में 2 बातें थी, SC/ST आरक्षण का विस्तार और एंग्लो इंडियन मनोनयन का समापन। 105वां राज्यों को OBC सूची बनाने की शक्ति वापस मिली। और सबसे आखिर में 106वां महिला आरक्षण 33%। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट में याद रखने के लिए एक क्रम भी दिया गया है। हाँ, ये क्रम याद रखने में मदद कर सकता है। NJAC, GST, NCBC, EWS, SC/ST और फिर नारी शक्ति। इसे एक कहानी की तरह याद कर सकते हैं। तो ये था 99 से 106वें संविधान संशोधन का एक पूरा विश्लेषण। हमने हर संशोधन के मुख्य प्रावधान और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा। एक बार फिर से दोहराएं तो NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि की अदला बदली हुई, GST से एक राष्ट्र एक कर आया, NCBC को संवैधानिक दर्जा मिला, EWS को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला, SC/ST आरक्षण बढ़ा और एंग्लो इंडियन मनोनयन खत्म हुआ। राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति वापस मिली और अंत में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया गया। और परीक्षा में सीधे सवाल बन सकते हैं, जैसे 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या किस संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन मनोनयन को समाप्त किया गया, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन है। बिल्कुल। साथ ही अनुच्छेद जैसे 279A या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न जैसे किस संशोधन ने संघीय ढांचे को मजबूत किया, यानी 105वां। जी, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। संविधान में लगातार हो रहे ये संशोधन इस बात का प्रतीक हैं कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढालता है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में समाज की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए और किन क्षेत्रों में संवैधानिक बदलावों की आवश्यकता पड़ सकती है।